सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपका हिस्ट्री का सब्जेक्ट। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1858 टू 1947। ओके, हम इसके कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे इसलिए करते रहते हैं, 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि आपका जो ये सब्जेक्ट था इसका सिलेबस था बहुत लेंथी। ठीक है, एक ही यूनिट में हमने क्या किया है, 5 चैप्टर 6 चैप्टर पढ़े हैं ना, तो इसके हिसाब से जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चन हम कर लेंगे। बाकी एग्ज़ाम से पहले, ठीक है, आई थिंक मुझे जहाँ तक पता है आपका 19 तारीख को इसका एग्ज़ाम है। इससे पहले ही क्या करेंगे, हम सारे जितने भी क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन आंसर क्या करेंगे, और ज़्यादा ही क्वेश्चन आंसर, ठीक है, जितने हम पढ़े हैं वो भी, और जो हम पढ़ेंगे और वो भी एक ही वीडियो में पढ़ लेंगे, ठीक है, एग्ज़ाम से पहले। बट अभी क्या करना है, अभी हमें जितने क्वेश्चन कर सकते हैं उतने क्वेश्चन और कर लेंगे। ओके, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमें बताना है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत से धन की निकासी की प्रक्रिया कैसे हुई, इसके कारण क्या थे, और इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित किया। ठीक है, ओके, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत धन की निकासी यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसके माध्यम से भारत ने बड़ी मात्रा में आर्थिक संस्थानों का स्थानांतरण ब्रिटेन को किया। ठीक है, बिना किसी प्रत्यक्ष प्रतिफल के ये प्रक्रिया न केवल भारत की आर्थिक नींव को कमजोर करती गई, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक उन्नति का आधार बन गई। वो क्या करते थे कि यहाँ से जो कच्चा माल होता था वो ले जाते थे, ठीक है, ब्रिटेन ले गए, और फिर वहाँ पे क्या किया कि उस कच्चे माल से प्रोडक्ट को बनाया। ठीक है, मतलब ले भी जा रहे हैं और बनाने के बाद उसको ज़्यादा दाम में बेच भी यहीं पे रहे हैं। ठीक है, तो नुकसान कहाँ का हो रहा था, भारत का ही हो रहा था, है ना। धन की निकासी की प्रक्रिया क्या रही थी, राजस्व का अपव्यय था। ठीक है, मतलब जो टैक्स लेते थे वो बहुत ज़्यादा वो भी था। ठीक है, व्यापार अधिशेष था, भारत का निर्यात ब्रिटेन को अधिक था, परंतु उसका मूल्य भारत को नहीं मिलता था बल्कि ब्रिटेन को चला जाता था। ठीक है, जो व्यापार से पैसे भी मिल रहे थे वो भी क्या है, इंडिया के पास नहीं आते थे, वो भी कहाँ जा रहे हैं, ब्रिटेन में जा रहे हैं। होम चार्जेस थे, जो होम चार्जेस लगते थे, भारत से हर वर्ष ब्रिटेन को होम चार्जेस के नाम पे भारी मात्रा में धन भेजा जाता था, जैसे पेंशन, ब्याज, प्रशासनिक खर्चे आदि। ठीक है, ब्रिटिश अधिकारियों के खर्चे थे, जो यहाँ पे अधिकारी थे ब्रिटिश की तरफ से। ठीक है, ऊंचे ऊंचे पदों पे किसको रखा जाता था, ब्रिटिश को रखा जाता था, जिसकी जो सैलरी होती थी ना, उनका वेतन अधिक होता था, जो भारतीय थे उनके मुकाबले में अधिक होता था। ठीक है, भारत में कार्य ब्रिटिश अधिकारी अपनी आय का अधिकांश भाग इंग्लैंड भेज देते थे। रेलवे और सार्वजनिक निर्माण के लाभ थे। इस क्षेत्र में ब्रिटिश पूंजीपतियों ने पूंजी लगाई और भारत से भरी जितना भी मुनाफा होता वो कहाँ चला गया, ब्रिटेन चला गया। ठीक है, बनाया तो पर किसके लिए, अपने ही लिए बनाया था। इसके कारण क्या थे, ब्रिटिश शासन का प्रमुख उद्देश्य था भारत को एक कच्चा माल प्रदायक उपनिवेश बनाना। ठीक है, जो कच्चा माल यहाँ से देता रहे उन्हें। भारत में आर्थिक नीति ब्रिटिश हितों को ध्यान में रखकर बनाई जाती थी। भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता के अभाव में इस लूट का कोई विरोध प्रभावी ढंग से नहीं हो सकता था। ठीक है, इसके प्रभाव क्या रहे, आर्थिक शोषण हुआ, भारतीय कृषि और कुटीर उद्योग का मतलब नुकसान हुआ, किसान और कारीगर गरीबी में डूब गए, गरीबी और भुखमरी आ गई। ठीक है, देश में बार बार अकाल पड़ने लगे थे, औद्योगिकरण का अभाव हुआ था, भारत में स्वतंत्र औद्योगिक विकास नहीं हो सका, राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला था। ठीक है, इस चीज़ से लोग ज़्यादा परेशान हो गए, इसलिए क्या हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला। धन की निकासी की अवधारणा ने दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त और अन्य राष्ट्रवादी को औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध जागरूक किया। ओके, तो इसका निष्कर्ष क्या निकला कि धन की निकासी ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति का क्या था, केंद्रीय तत्व था, जिसने भारत को आर्थिक रूप से खोखला बना दिया था। यह अवधारणा भारतीय राष्ट्रवाद के आर्थिक आधार के रूप में उभरी, स्वतंत्रता संग्राम को विचारधारा व उद्देश्य प्रदान करने में सहायक बनी थी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, औपनिवेशिक काल में भारत में आधुनिक उद्योग का विकास किन परिस्थिति में हुआ, इसके प्रमुख क्षेत्र कौन से थे, और यह प्रतिक्रिया ब्रिटिश आर्थिक नीति से कैसे प्रभावित हुई थी। ठीक है, इसका आंसर जो है, औपनिवेशिक काल में भारत में आधुनिक उद्योगों की शुरुआत 19वीं सदी के मध्य में हुई, लेकिन ये विकास
सतह स्फूर्त या राष्ट्रीय हितों से प्रेरित नहीं था, बल्कि ब्रिटिश उपनिवेशवादी हितों से संचालित था। ठीक है। आधुनिक उद्योगों का विकास सीमित, असंतुलित और बाधित रहा। विकास की पृष्ठभूमि, उसकी परिस्थितियां क्या थी? ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण कच्चे माल की मांग बढ़ गई। भारत को कच्चे माल का स्रोत बनाया गया। ठीक है। तैयार माल का बाजार बनाया गया। कच्चे माल भी यहाँ से ले जाए गए। ठीक है। उसके बाद उसको जो तैयार माल था उसको कहाँ बेचा गया? भारत में ही बेचा गया। ठीक है। मतलब लिया भी यहीं से जा रहा है और बेचा भी ज़्यादा दाम पे यहीं से जा रहा है। ठीक है। कुटीर उद्योगों का पतन हो गया। ब्रिटिश मशीन निर्मित वस्तुओं ने भारतीय कुटीर और हस्तशिल्प उद्योगों को खत्म कर दिया। मतलब जो हाथों से लोग अपनी चीज़ें बनाते थे वो खत्म हुई, क्योंकि मशीन स्थापित हो गई। एक मशीन क्या कर रही है? 10-10 लोगों का काम कर रही है। इससे क्या हुआ? लोगों के रोजगार चले गए। ठीक है। रोजगार तो गए, और साथ में क्या हुआ, इन और जो काम भी करती थी ना वो भी बहुत फिनिशिंग से करती थी, तो लोग क्या हुआ, ज़्यादातर उस चीज़ को खरीदने लग गए, जिससे क्या हुआ, आधुनिक उद्योगों की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही थी। आधुनिक उद्योग की आवश्यकता महसूस हुई। रेलवे और परिवहन का विकास हुआ। 1850 के बाद रेलवे के विस्तार ने उद्योग के लिए परिवहन को आसान और सस्ता बना दिया। मतलब जो सामान था उनको लाने ले जाने के लिए। ठीक है। स्थानीय पूंजीपतियों का उदय हुआ, जैसे टाटा, बिरला, किशन चंद्र जैसे भारतीय उद्योगपति ने घरेलू उद्योगों की शुरुआत की। विदेशी पूंजी निवेश। ब्रिटिश पूंजीपतियों ने भी भारत में सीमित पैमाने पर उद्योग लगाए, विशेषकर जूट, कोयला, चाय के क्षेत्रों में। ठीक है। आधुनिक उद्योगों के प्रमुख क्षेत्र क्या थे? कपड़ा उद्योग था, जो 1854 में मुंबई में पहला आधुनिक कपड़ा मिल खुला। ठीक है। बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग मिल। ठीक है। अहमदाबाद, कोलकाता और मद्रास में भी मिलें स्थापित हुई। मुंबई मुख्य केंद्र बन गया। ठीक है। कॉटन पॉलिश, जिसको क्या कहा जाता था? कॉटन पॉलिश कहा जाता था। जूट का उद्योग था। बंगाल में 1855 में पहली जूट मिल रिशिरा स्थापित हुई। ठीक है। यह उद्योग ब्रिटिश पूंजीपतियों के अधीन था। निर्यात उन्मुख था और ब्रिटेन को मोटा लाभ पहुंचता था इससे। कोयला और खनन। ठीक है। बंगाल और बिहार में कोयला खनन शुरू हो गया। विदेश कंपनियों ने भारी लाभ कमाया इससे। मतलब अपने लाभ के लिए ही उन्होंने क्या किया? जो किया अपने लाभ के लिए किया। इस्पात उद्योग हो गया। ठीक है। जिसमें 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जमशेदपुर में हुई। यह स्वदेशी उद्योग का प्रतीक बना। चाय और कॉफ़ी बागान। असम, दार्जिलिंग और दक्षिण भारत में चाय बागान विकसित हुए। ब्रिटिश कंपनियों और बागान का मालिकों का वर्चस्व था। उस पर क्या, किसका वर्चस्व था? ब्रिटिश की कंपनियों का, और जो बागान के मालिक होते थे उनका। ब्रिटिश आर्थिक नीति और उसका प्रभाव क्या रहा था? औद्योगिकरण को समर्थन नहीं मिला था। ठीक है। अंग्रेजों की नीति भारत में स्वदेशी औद्योगिक विकास को रोकने की थी, कि जो स्वदेशी चीज़ें हैं लोग उसे यूज़ ना करें, नहीं तो फिर औद्योगिक विकास क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। तो ये इनकी नीति थी। भारत को कच्चे माल के प्रयादक और रेडीमेड वस्तुओं के उपभोक्ता के रूप में बनाए रखना था। इनकी प्राथमिकता थी कि यहीं से ले भी जाना है और यहीं पर क्या करना है, इनको उपभोक्ता भी बनाना है, कस्टमर भी इन्हीं को बनाना है। कर नीति और भेदभाव था। ठीक है। ब्रिटिश उद्योगों को संरक्षण दिया गया, जबकि भारतीय उद्योगों पर भारी टैक्स लगाए गए थे। औद्योगिक शिक्षा का अभाव था। तकनीक और व्यावसायिक शिक्षा की घोर उपेक्षा हुई थी। विदेशी पूंजी वर्चस्व था। भारतीय उद्योगों को सरकारी प्रोत्साहन नहीं मिला, लेकिन ब्रिटिश निवेशकों को विशेष सुविधाएं प्राप्त होती थी। ठीक है, दी जाती थी। कुछ सीमाएं और बाधाएं भी थी। अपर्याप्त पूंजी थी, पैसों की कमी थी, भारतीय पूंजीपतियों के पास सीमित संसाधन थे। ठीक है। प्रशिक्षित श्रमिकों का अभाव था, जैसे तकनीक हो गई, इंजीनियरिंग की कमी हो गई। ठीक है। बाजार की सीमाएं थी। भारतीय की क्रय शक्ति कम होने के कारण घरेलू बाजार सीमित था। ब्यूरोक्रेटिक रुकावटें थीं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या थी? मुख्य थी। तो ये दो क्वेश्चन भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं आपके। ठीक है। बाकी और भी नेक्स्ट वीडियो में हम और ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।